संविधान बचाओ यात्रा पर विवाद। जी हां, नमस्कार, मैं हूं कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बात हमारे साथ। आज बात कांग्रेस के संविधान बचाओ अभियान की। छत्तीसगढ़ में मई महीने के पहले सप्ताह से कांग्रेस संविधान बचाओ अभियान प्रारंभ कर रही है। जम्मू कश्मीर में हिंदुओं पर हमले के बाद कांग्रेस ने यह अभियान आगे बढ़ा दिया था। अब फिर से पूरे देश में यह अभियान प्रारंभ हो गया है। छत्तीसगढ़ में भी संविधान बचाओ अभियान की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस अभियान के दौरान छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जिला और ब्लॉक स्तर पर सक्रिय नेताओं की पहचान भी करेगी, जिन्हें बाद में आगे बढ़ाया जाएगा। इस अभियान के तहत मुख्य कार्यक्रम दुर्ग में होगा, जहां राज्य स्तरीय रैली का आयोजन किया जाएगा। इस रैली में कांग्रेस का कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता शामिल हो सकता है। कांग्रेस के इस अभियान पर तंज कसते हुए छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि जिस कांग्रेस ने देश का विभाजन किया वह भारत जोड़ो यात्रा निकालती है। जिस कांग्रेस ने 75 साल तक जनता और देश के साथ अन्याय किया वह न्याय यात्रा निकालती है। और जिस कांग्रेस ने बार बार संविधान की अवहेलना की है, संविधान को तार तार किया है, वह संविधान बचाओ यात्रा निकालती है। अरुण साव ने इसे कांग्रेस के अस्तित्व बचाने की लड़ाई बताया है। तो क्या कांग्रेस का अभियान अस्तित्व बचाने के लिए है या फिर कांग्रेस सचमुच में जनता के मुद्दे उठाना चाहती है? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द-गिर्द है, लेकिन सबसे पहले आपको कुछ प्रतिक्रियाएं सुनवाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। देखिए, अभी संविधान बचाओ यात्रा जो स्थगित हो गई थी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि पुनः यह यात्रा शुरू होगी और उसमें ये तमाम सारे विषय भी संविधान बचाओ के साथ साथ यह विषय भी आ जाता है कि आज देश में जो स्थिति है बिगड़ी हुई है, आतंकवादी आज भी हावी हैं, जबकि इसी सरकार ने नोटबंदी के समय भी कहा था कि इससे आतंकवाद नष्ट हो जाएगा, नोटबंदी कर देने से। धारा 370 लगाने के बाद भी कहा था कि इससे देश में जो है आतंकवाद समाप्त हो जाएगा पूरी तरह से। लेकिन ये कहाँ से आ गया ये आतंकवाद? जहाँ पर आज कश्मीर में अमन चैन है, शांति है करके बहुत ढिढोरा पीटते थे और आज वहाँ पर जो ये दावे करते रहे ये सरकार के द्वारा कि यहाँ पूरी तरह से टूरिज्म बढ़ रहा है, लोग बढ़े भी, लोग गए भी, लेकिन लोगों को सुरक्षा देने के लिए सरकार पूरी तरह से फेलवर हुई है। देखिए, मैं बार बार इस बात को बोलता हूं, कांग्रेस पार्टी कभी न्याय यात्रा निकालती है, कभी भारत जोड़ो यात्रा निकालती है, कभी संविधान बचाओ यात्रा निकालती है। आप कांग्रेस के यात्राओं के इतिहास के बारे में सोचे। जिस कांग्रेस पार्टी के कारण देश का विभाजन हुआ, देश टूटा, वो भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं। जिस कांग्रेस पार्टी ने 75-80 सालों में देश की जनता और देश के साथ अन्याय किया हो, वो न्याय यात्रा निकालते हैं। जिस कांग्रेस पार्टी ने बार बार संविधान की अवहेलना की हो, संविधान को तार तार किया हो, वो संविधान बचाओ यात्रा निकालते हैं। आज जब जनता कांग्रेस से दूर जा चुकी है, कांग्रेस तो अपने अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रही है। तो देखा आपने कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा को लेकर जो है सियासत चरम पर, और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। एक पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, पहले परिचय करवा देता हूं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर गंधर्व पांडे जी, साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण जी, और कुछ ही देर में जो है वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी हमारे साथ होंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा अभय नारायण जी आपसे है कि संविधान बचाओ यात्रा, संविधान बचाओ अभियान का आगाज होने जा रहा है। कभी आप भारत जोड़ो आंदोलन निकालते हैं, अभियान चलाते हैं, अब संविधान बचाओ अभियान चला रहे हैं। संविधान आखिर खतरे में कब था जो बचाने चले हैं? देखिए, संविधान खतरे में उसी दिन आ गया था जिस दिन 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने। और मोदी जी ने वहीं से प्रयास चालू किया, भारतीय जनता पार्टी ने, कि हमको ऐसा बहुमत चाहिए। 400 पार का नारा 23 में आपने सुना होगा, 19 में भी लगाते रहे, 19 में नहीं आए, फिर 23 में लगाए। तो आखिर क्यों चाहिए था 400 पार? किस संविधान से आपको तकलीफ हो रही थी? वो संविधान जो हमको मतदान देने का अधिकार देता है, एक मत का अधिकार सभी को देता है, चाहे वो बड़े आदमी हो, छोटे आदमी हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी जाति, किसी वर्ग, किसी धर्म के हो, उनको वोट देने का अधिकार संविधान ने दिया। वो अधिकार जो वंचितों को आरक्षण देकर उनको समाज के बराबर लाने का, खड़े होने का काम कर रहा था, उस संविधान को बदलने की आपकी आवश्यकता थी? क्यों आप बहुमत चाहते थे 400 पार?
जो संविधान से बनी सरकारें थी, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, गोवा की सरकार हो, उसको आपने तार तार किया, खरीद फरोख्त करके सरकार गिराई, इस्तीफा दिलाए, उपचुनाव कराए, सरकार बनाई, पार्टियां तोड़ी, और आज जो 240 सांसद हैं आपके भारतीय जनता पार्टी के, उसमें से 108 सांसद आप दूसरी पार्टियों से लेके आए, दूसरी विचारधारा के लोग हैं। तो संविधान पे खतरा उत्पन्न हुआ जब आपने ईडी, सीबीआई, आपने निर्वाचन आयोग, यहां तक कि अब तो कोर्ट को भी निशिकांत दुबे जैसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित सांसद हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये संविधान पे हमला है। इस संविधान को बचाने की आवश्यकता है, जिसको अम्बेडकर जी ने, जिसको नेहरू जी ने, जिसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, तमाम उन लोगों ने, जिन लोगों ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस देश को आजाद कराया, इस देश में राज्य हुकूमत जो अंग्रेजों का हुकूमत था उसको भगाकर भारतीयों का राज किया, जिन्होंने संविधान बनाने में संविधान पीठ में कितनी लंबी बैठकें हुई, कितनी लंबी बहस हुई, तब जाकर ये संविधान तैयार हुआ है। उस संविधान को आप बहुमत के बल पर, अपने नीति के तहत, नागपुर के इशारे पर आप बदलने का प्रयास करेंगे, तो वो कांग्रेस जिसने इस देश को आजाद कराया था, वो कांग्रेस जिसने बाबा साहब के नेतृत्व में संविधान बनाया था, वो कांग्रेस जिसने नेहरू जी के नेतृत्व में इस देश को पूरी दुनिया में रास्ता दिखाया, तीसरी दुनिया बनाया। चाहे आप इंदिरा जी को याद करिए, जवाहरलाल नेहरू को याद करिए, शास्त्री जी को याद करिए, राजीव जी को याद करिए, नरसिम्हा राव जी को, मनमोहन सिंह जी को, ये प्रधानमंत्री जो संविधान के साथ चले, ये प्रधानमंत्री जो देश के साथ चले। और अगर हमने संविधान के तहत कोई परिवर्तन किया संविधान में, तो लोकसभा और विधानसभा में किया, पेश करके किया, विपक्ष के सामने किया। उसके लिए हमको बैठकों का दौर और विपक्ष का म्यूट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी कि नेता प्रतिपक्ष का भाषण म्यूट कर दिया जाए, विपक्षियों का भाषण म्यूट कर दिया जाए, उनको संसद से बाहर कर दिया जाए। ये तमाम प्रकार के हथकंडे अपनाने की आवश्यकता कभी 70 साल में कांग्रेस को नहीं पड़ी। उप मुख्यमंत्री जी अरुण साहु जी के बयान में सुन रहा था, उनको याद रखना चाहिए था कि उसी कांग्रेस के संविधान और कांग्रेस की आजादी की लड़ाई के तहत आज आप उप मुख्यमंत्री हैं, आपको बोलने की आजादी है, संविधान ने दी है। इसको जो छीनने का प्रयास करेगा तो कांग्रेस विरोध करेगी, सड़कों पर उतरेगी, और कांग्रेस तो जनता के पास जा रही है, फैसला जनता को करना है। कांग्रेस तो रैली निकाल के संविधान बचाओ का नारा लेकर किसके पास जा रही है? हाँ, आप जनता के पास जा रहे हैं। आप जनता के साथ ज्यादा अच्छी बात है। गंगेश द्विवेदी जी हमसे जुड़ गए हैं। गंगेश जी बहुत स्वागत है आपका। सीधा रुख करूंगा भाजपा प्रवक्ता गंधर पांडे जी का। गंधर जी, बड़े आरोप लग रहे हैं 2014 से जब से केंद्र में मोदी सरकार बनी है, मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से संविधान खतरे में, ऐसा कहना है अभय नारायण जी का। सर, प्रथम तो सभी को मेरा नमस्कार, और बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी नमन कि उन्होंने ऐसा संविधान बनाया कि अभय नारायण जी देश के प्रधानमंत्री के ऊपर इस प्रकार के आरोप इतने बड़े चैनल पे बैठ करके लगा रहे हैं, उनको आजादी मिलती। उसके बाद जो जो बातें इन्होंने की उन सब का एक एक करके जवाब दे देता। अभी ये आजादी की लड़ाई की बात कर रहे थे, नेशनल हेराल्ड अखबार बना देश में आजादी के समय एक अग्नि फैलाने के लिए, क्रांति फैलाने के लिए कि सूचना तंत्र मजबूत हो। उस नेशनल हेराल्ड में भी करोड़ों का घोटाला, उसको नई कंपनी को बेच दिया जाता है। फिर उसके बाद ये आरक्षण की बात कर रहे थे, आरक्षण पर इनके पूर्व प्रधानमंत्रियों की क्या प्रक्रिया थी ये भी बता देता हूं। राजीव गांधी जी 1990 में क्या बोले? राजीव गांधी 1990 में मंडल आयोग की रिपोर्ट आई, उन्होंने रिपोर्ट को रद्द कर दिया और लोकसभा में ओबीसी को आरक्षण देने से विरोध किया। उन्होंने कहा, आरक्षण उम्मीदवारों को उन्होंने बुद्धू कहकर अपमानित भी किया। इंदिरा गांधी ने मंडल कमीशन रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया, और ये आपको हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड जो पुस्तक है उसमें भी लिखा हुआ मिल जाएगा। फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने कहा, मुख्यमंत्रियों को पत्र में कहा, मैंने ऊपर दक्षता और हमारे पारंपरिक ढर्रे से बाहर निकलने का उल्लेख किया है, इसके लिए हमें इस जाति या उस समूह को दिए जलाने वाला आरक्षण और विशेष अधिकारों की पुरानी आदत से बाहर निकालना होगा। ये सब इनके पूर्व प्रधानमंत्री कह रहे हैं। ये संविधान की बात कहते हैं। 1975 में जब आपातकाल लगा, 42वां संविधान संशोधन, उसमें किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या होती है ये भी सुने। मुख्य बदलाव क्या थे उसमें?
प्रस्तावना में संशोधन था समाजवादी कर देना, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े, उसके बाद मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध, न्यायिक शक्तियों पे कटौती। अभी कोर्ट की बात कर रहे थे, ये सुप्रीम कोर्ट पे, जिससे भाजपा ने अपना पक्ष ही अलग कर लिया है। क्या ये इंदिरा गांधी जी से अपना पक्ष अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। न्यायिक शक्तियों की कटौती, उच्च न्यायालयों की संवैधानिक मामलों में समीक्षा शक्ति सीमित की गई, संसद की शक्ति बढ़ाई, संसद को संविधान संशोधन की असीमित शक्ति दी गई जिसे अदालत चुनौती नहीं दे सकता। कौन लाया 42वां संशोधन? ये लोग लाए। आपातकाल प्रावधान, आपातकाल की अवधि और शक्तियों को और सशक्त किया। नए डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य, सामाजिक न्याय, पूरे विपक्ष को जेल में डाल दिया। आज जो संवैधानिक संस्था अगर जांच करती है और कोई भी प्रक्रिया हो रही है उसमें चलिए जवाब ले लें गंधर्व जी, समय का अभाव है, लंबा समय हो रहा है, सीधे जवाब लेते हैं। अभय नारायण जी, अब बताइए कौन सा संविधान खतरे में था, 2014 के बाद वाला या 2014 के पहले वाला? देखिए, हमारे विद्वान प्रवक्ता जरूर किताबों का उल्लेख कर रहे हैं। किताबें लिखी जाती हैं और अपने हिसाब से उसमें उस समय के समकालीन निर्णयों को लिखा जाता है। निर्णय तो उस समय की सरकारों ने किया, उस समय की जनता ने किया, जो हमेशा कांग्रेस के साथ रही। आपातकाल की बात अभी उन्होंने की, आरक्षण को लेकर उन्होंने बात की। आरक्षण अगर देश में है तो कांग्रेस के कारण है। आज आरक्षण को खत्म करने का सबसे आसान तरीका आपने 14 के बाद क्या निकाला? निजीकरण। आप लगातार सरकारी पदों को, अकेले रेलवे में 70 लाख के ऊपर पदों को आपने समाप्त कर दिया। अकेले रेलवे यूएसए में राहुल गांधी जी बोले सही समय आने पर हम आरक्षण मैं बीच में नहीं बोला। आप विद्वान हैं, आपने अपनी बात रखी, मैंने आपकी बात पूरी गंभीरता से सुनी, आपने अपना पक्ष। सुनिए गंधर्व जी, फिर जवाब मैं आपको समय दूंगा। जी अभय नारायण जी, कम शब्दों में अभय नारायण जी, कम शब्दों में बात। मैं यही कह रहा हूं कि हमने अगर आपातकाल लगाया तो संविधान के तहत। आज तो अघोषित आपातकाल है। आप केवल प्रधानमंत्री, गृहमंत्री की आलोचना करिए, एफआईआर हो जाएगी। नेहा राठौर से लेकर तमाम लोगों के जो प्रोफेसर है कॉलेज के, अगर वो अपने विचार प्रकट कर रहे हैं तो एफआईआर हो रही है। ये तो अघोषित आपातकाल है। तो अभय नारायण जी, देश के विरुद्ध, देश के खिलाफ बोलेंगे तो कैसे चलेगा, बताइए ना आप। क्या चीन में व्यवस्था ऐसी है? क्या दूसरे देशों में व्यवस्था इतनी आजादी है क्या बोलने की? चलिए आप बताइए मुझे। देखिए, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से जवाब मांगना आपका पत्रकारों का भी काम है, देश की जनता का भी काम है और विपक्ष का भी काम है। अगर हम पूछ रहे हैं तो लगता व्यवस्था नहीं थी, तो ये देश के खिलाफ नहीं है, देश के हित में है। आप देश का सर्टिफिकेट बांटने का भाजपा का नहीं है, केंद्र की सरकार का नहीं है। मैं देशभक्त हूं और मुझे सवाल उठाने का अधिकार मेरे लोकतंत्र ने दिया है, संविधान ने दिया है, और मैं सवाल अगर उठा सकता हूं उसके लिए एफआईआर नहीं होनी। अभय नारायण जी, सवाल उठाना लाजमी है, सवाल उठाना लाजमी है, लेकिन ऐसे सवाल उठाइए कि उन सवालों का जो है पाकिस्तान उपयोग न कर सके। नेहा राठौर के वीडियो को क्या हुआ? पाकिस्तान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे डाला है और कहा कि वो खुद उजागर कर रही है उनकी आंतरिक कलह को। कपिल मिश्रा जी, सवाल उठाने का अधिकार आपका है, जवाब देने का अधिकार मेरा है। नेहा राठौर हो या हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक, यदि व्यवस्था पे सवाल उठा तो जवाब दीजिए। चलिए जवाब लेते हैं। गंधर्व जी, कम शब्दों में प्रतिक्रिया पूरी कीजिए। गंधर्व जी, सुरक्षा और पहलगाम की जो बहुत ही दर्दनाक घटना हुई उसके विषय पे बात हो रही है, तो इनके जो पूर्व यूनियन मंत्री हैं सैफुद्दीन ओवैसी जी, उनका बयान सुन लीजिए। उन्होंने इसे क्या कहा? जांच पाकिस्तान और सब कोई स्वतंत्र करे, पाकिस्तान के स्टैंड को समर्थन। यूडी मिंज जी का बयान वायरल हो गया, बाद में आईडी हैक हो गई करके बोल दिए। सिद्धारमैया ने बोला अभी वार करने का सही समय नहीं है, लड़ाई नहीं लड़ सकते। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो क्या बोलते हैं? एक पॉलिटिकल स्टंट है। और दूसरी तरफ ही अभी सुरक्षा की बात कर रहे थे, तो इनको मैं, बहुत ही वरिष्ठ हैं ये, हमारे लिए भी पूजनीय है, तो इनको मैं प्रणाम करते हुए बताना चाहूंगा कि सर, वॉर टेरेन में हो रहा है। वॉर वहां पर जब आप थार डेजर्ट में जाएंगे तो सैंड का जो लेन है वो अप डाउन होते रहता है। रात में रेत का टीला कहीं और, सुबह कहीं और हो जाता है। पहाड़ों में जंग है, आप वहां 50 लाख सैनिक भी खड़े करेंगे तो पहाड़ों के पीछे कहां दब जाएंगे पता नहीं लगता। ये बात आपके वरिष्ठ नेता जो है कर्नाटक के, उन्होंने भी स्वीकारी है कि 100% इंटेलिजेंस कहीं का भी नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चूक, चाहे वो मोसाद हो, चाहे वो यूएसए का सीआईए हो, उनसे भी चूक होती है। तो इस प्रकार से देश की फौज का मनोबल तोड़ने का कार्य मत कीजिए। जैसा कि आपके कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, उन लोग ने आप लोग को सलाह दी है कि देश हित में आपकी पार्टी ने निर्णय लिया है कि वो सरकार के साथ है,
तो कम से कम जब आप पब्लिक के सामने आते हैं तो उस चीज को दिखाइए। यहाँ आकर अपने वोट बैंक की राजनीति करना और पीठ पीछे पर्दे में और पत्रों में कि हम सरकार के साथ है, सरकार को जो करना है करे, ये दो तरफा खेल मत कीजिए। जो करना है स्पष्टता से कीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से आप संविधान बचाने की भी बात कर रहे हैं और इस मुद्दे की भी बात कर रहे हैं। पूर्व में आपने सीएम हाउस का घेराव किया, वहां पर बहुत ही कम संख्या में लोग उपस्थित थे। इतनी भरी गर्मी में समय का अभाव है बघेल जी, मैं आपके पास बाद में आऊंगा, सीधा गंगेश द्विवेदी जी का रुख करूंगा। गंधर्व जी, समय का अभाव है, सीधे वर्ष पत्रकार लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। गंगेश जी, जिस तरीके से कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा का आगाज होने जा रहा है, इस यात्रा से क्या कांग्रेस को फायदा होगा, या बार बार जो आरोप लगा रहे हैं, अभय नारायण जी ने कहा है कि आपातकाल जो 2014 के बाद आया है, 2014 के बाद जो है संविधान खतरे में आया है, कितनी बात अभय नारायण जी की बात से सहमत हैं आप? नहीं, संविधान खतरे में इसलिए नहीं आ सकता कि देखिए लगातार इस बात को लेकर कांग्रेस आरोप लगाती रही, विधानसभा चुनाव के वक्त भी, लोकसभा चुनाव के वक्त भी, और इसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने बहुत स्पष्ट इस बात का खंडन किया था। उन्होंने बीच में अपने बयान में स्पष्ट किया था कि संविधान के मूल स्ट्रक्चर को तो संशोधित किया ही नहीं जा सकता। तो जब संविधान के मूल, मतलब हमारे देश का संविधान इतना लचीला है कि उसमें संशोधन की भी पूरी गुंजाइश है, लेकिन मूल स्ट्रक्चर को, मूल ढांचे को संशोधित नहीं किया जा सकता, इसकी व्यवस्था है। और देश में संविधान सर्वोच्च है। संविधान समझ लीजिए हमारे लिए, प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए सबसे पवित्र किताब है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई काम भाजपा या भाजपा के नेतृत्व के लोग करना चाहेंगे या करेंगे, क्योंकि अपने आप में जो संविधान का निर्माण हुआ था उस समय पूरे दुनिया के तमाम देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया था। और थोड़ी सी मुझे कहना पड़ेगा अभी जो उपराष्ट्रपति जी जिन्होंने कह दिया था गलती से कि संसद सर्वोच्च है, कानून को लेकर संसद सर्वोच्च नहीं है, इंग्लैंड की व्यवस्था है, लेकिन हमारे देश में संविधान ही सर्वोच्च है। और उन्होंने ही धारा 142 को लेकर ये टिप्पणी की थी एक्चुअली, कि बार बार जो व्याख्या कर रही है सुप्रीम कोर्ट को दिया गया अधिकार, न्याय का सिद्धांत के तहत अधिकार दिया गया है कि वो ऐसे कानून को जो अस्पष्ट हो उनकी व्याख्या कर सकता है। और इसलिए कर सकता है, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो कानून का सबसे ज्यादा जानकार होगा इस देश का। तो कानून का जो सबसे अधिक जानकार होगा वही कानून की न्याय संगत और तर्क संगत व्याख्या कर सकता है। तो मुझे लगता है संविधान में यह व्यवस्था भी दी गई, बहुत ही वैज्ञानिक और बहुत ही प्रासंगिक व्यवस्था है। किसी भी दौर में आप कहीं भी जाते हैं, अपन कोई व्यवस्था ले जाते हैं तो अपन एक्सपर्ट के पास जाते हैं ना। तो आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से ज्यादा एक्सपर्ट कौन हो सकता है कानून के मामले में? तो संविधान में अगर व्यवस्था भी तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, और निश्चित तौर पर व्याख्या कर रहे हैं और बहुत अच्छी व्याख्या हो रही है। बहुत सारे मामलों में गाइडलाइन जारी करती है सुप्रीम कोर्ट, कई सारी चीजें। हालांकि देखिए हमारे जिन पुरुधान है, करीब 350 लोगों की टीम ने मिलकर संविधान बनाया, लेकिन समय के साथ बहुत सारी नई चीजें आई, जिसपे उसपे नई परिस्थितियां आई, नई चुनौतियां आई, जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है। तो इन सब चुनौतियों से निपटने, इन सब व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए ही अधिकार दिया गया कि न्याय सम्मत और प्रासंगिक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज अगर इस पर व्याख्या करेंगे तो इससे बेहतर कोई और व्यवस्था नहीं हो सकती। तो ये अपनी जगह है, लेकिन संविधान पे मुझे नहीं लगता कि अभी कोई ऐसा हमला वाली बात है। और अभी हमला करने की स्थिति और करेगी क्यों कोई सरकार? कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि वो संविधान के मूल स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए। अभय नारायण जी, अब एक मेरा सवाल आपसे, आपने चूंकि कहा है कि पत्रकार का विपक्ष का दायित्व होता है कि वो सवाल पूछे, मेरा सवाल सत्ताधारी पार्टी से भी होता है और आपसे भी होता है, विपक्ष से भी होता है। मेरा आप सवाल विपक्ष है, 2014 के बाद संविधान खतरे में आया, लेकिन जब 1954 में जब संविधान निर्माता को एक बार नहीं दो बार चुनाव हराया गया, उनके निज सचिव जो एस.एन. सजोलकर हैं, काजोलकर, उनको उनके चुनाव प्रचार में दो बार जवाहरलाल नेहरू जी चुनावी सभा करते हैं। 18 साल बाद जो उनको एक सर्वोच्च जो पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जाता है, तब संविधान खतरे में नहीं था क्या? 1975 में जब इमरजेंसी लगाई गई तब संविधान खतरे में नहीं था क्या? सबसे ज्यादा संशोधन जो संविधान में किया 80 बार वो कांग्रेस के शासनकाल में हुए हैं, 17 बार तो अकेले नेहरू जी के कार्यकाल में हुए हैं, तब संविधान खतरे में नहीं था क्या? कपिल जी, आप जिन चीजों का उल्लेख कर रहे हैं इतिहास में सब लिखित में है कि किस तरह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को और अंबेडकर जी को नेहरू जी अपने मंत्रिमंडल में शामिल किए, तमाम विरोध होने के बाद, विरोधाभास होने के बाद, और पूरे जीवन काल ये आरएसएस का स्क्रिप्ट है कि पटेल से चिढ़ते थे तो अंबेडकर से चिढ़ते थे, पूरे कार्यकाल में अंबेडकर जी का सम्मान करते रहे नेहरू जी। ये इतिहास है,
इसको झुटलाया नहीं जा सकता। अभय नारायण जी, अंतरिम सरकार में आपने कानून मंत्री बनाकर हिस्सा दिया, उनको हिस्सेदारी दी है, लेकिन हिंदू कोड बिल को लेकर जो मतभेद पैदा हुए वहां से तो संबंध खराब हुए ना आपके। देखिए 54 की परिस्थितियां 54 में रही होंगी, आज हम 25 पे बात कर रहे हैं। अरे साहब, इतिहास में बात तो होंगी ना, इतिहास के पन्नों में जब दर्ज हो तो बात तो होती रहेगी ना सर। आपका कार्यकाल था तो अब हम मुकर जाएंगे कि वो तो इतिहास की बात है, हम आज की बात करेंगे। अम्बेडकर जी ने बड़े जिम्मेदारी से संविधान सभा में संविधान पेश करते हुए कहा था, गंगेश द्विवेदी जी की बातों का समर्थन करते हुए बात कहना चाहता हूँ बड़े सम्मान से आप चारों के बीच, हम चारों के बीच ये बात मैं कहना चाहता हूँ, जनता सुन रही है कि संविधान तो अच्छा बना है, संविधान जिनके हाथों में जाएगा जो इसको चलाएंगे वो लोग अच्छे होने चाहिए। चलिए अब एक सुनिए अभय नारायण जी, समय का अभाव है, मेरा एक सवाल और आपसे। अभय नारायण जी एक सवाल और कम शब्दों जवाब देखिए, अपन अंत करेंगे डिबेट को पूरा। ये संविधान बचाओ यात्रा क्या वाकई में संविधान बचाने के लिए है या कांग्रेस बचाने के लिए है, अस्तित्व को बचाने के लिए है? कांग्रेस 128 साल 138 साल की पार्टी है, उसको बचाने की चिंता भाजपा न करे। और हमारे किसी यात्रा से भाजपा विचलित होती है, भाजपा चिंतित होती है, तो हमारी यात्रा और हमारा उद्देश्य सफल हो जाता है। चलिए आप इस तीनों मेहमान हमारी चर्चा का हिस्सा बने। अब देखना होगा कि जब आपकी संविधान बचाओ यात्रा को लेकर बीजेपी जो है कितना विचलित नजर आ रही है, तो आने वाला समय बताएगा और आपकी यात्रा से कितना फायदा होगा ये भी समय बताएगा। गंगेश द्विवेदी जी, अभय नारायण जी और गंधर्व पांडे जी, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो देखना होगा कि कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा का जो है असर देश की जनता पर कितना पड़ेगा। क्या इस यात्रा को, संविधान बचाओ यात्रा को, अभियान को, क्या कांग्रेस वोट बैंक में कन्वर्ट कर पाएगी या नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।